बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने पेपर्स चेक किया है मैंने, इसको एक्सप्लेन करूँगी। रोल नंबर 633 का पेपर है और इनके एमसीक्यूज़ में 11 मार्क्स आए हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया है इसका सोल्यूशन है, इसमें दोबारा बता देती हूँ। द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर की आपको पता है रेंज क्या है, -1 से +1 तक। द ऑर्डर ऑफ ए बी सी का ऑर्डर, ए बी सी चूँकि एट्रीब्यूट्स है ना, एसोसिएशन का चैप्टर है ये, इसके 3 ऑर्डर्स हैं। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, आपको पता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के स्टैंडर्ड डेविएशन को स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। अब बिजनेस साइकिल हैज़, आपको मैंने कल भी बताया था कि 4 स्टेजेस उसमें होती हैं, 3 स्टेजेस नहीं, ये रॉन्ग हो गया। इफ़ एच नॉट इज़ ट्रू एंड वी रिजेक्ट इट देन इट इज़ कॉल्ड टाइप 1 एरर, ये टाइप 1 एरर ठीक है। अ सेकेंड डिग्री पैराबोला हैज़ 3 कॉन्स्टेंट, जी मैंने आपको कल बताया था a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, तो ए बी सी 3 कॉन्स्टेंट्स आ गए इसमें। इन सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट ये तीनों कंडीशंस हो सकती हैं, ऑल ऑफ दीज के इक्वल भी हो सकता है, लेस भी और ग्रेटर भी, ये डी वाला इसमें आएगा। द रेंज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज -1 टू +∞, -∞ टू +∞, ठीक है। अगर r की वैल्यू 0.75 है तो r u v की वैल्यू भी 0.75 होगी। सेम इसका होता है मैग्नीट्यूड। 2 एट्रीब्यूट्स ए बी इंडिपेंडेंट तब होंगे जब ए बी मल्टीप्लाई होकर डिवाइड में n आ जाए, ठीक है। ये अटैम्प्ट नहीं किया गया, ये ठीक है। 95.45% एरिया है। उसके बाद ये भी रॉन्ग है, इसमें आपको मैंने बताया था डिवाइड में n-1 वाला अनबाइस्ड होता है, डिवाइड में n वाला बाइस्ड होता है, -2, इसका आंसर ठीक है। सैम्पलिंग एरर पॉजिटिव, अगर बी एक्स वाई पॉजिटिव है तो बी वाई एक्स भी पॉजिटिव होगा, ये अटैम्प्ट नहीं किया गया। 1 बाइट्स इज इक्वल टू 8 बिट्स। द शेप ऑफ नॉर्मल कर्व आपको पता है मेसोगोटिक होता है, तो इसके अकॉर्डिंग कुछ रॉन्ग हैं, तो 17 में से 11 मार्क्स आ गए हैं। नेक्स्ट अब देखें यहाँ पे MCQs के बाद ऑब्जेक्टिव पेपर है। ऑब्जेक्टिव पेपर के बाद ये है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। इनके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस इन्होंने अटैम्प्ट किए हैं, अच्छे किए हैं, लॉन्ग नहीं कर सकें शायद टाइम की कमी की वजह से। है इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन μ4 इज इक्वल टू 768, फाइंड μ2। आप देखें क्वेश्चन सॉल्व करने का ना एक तरीका होता है कि आपने पहले नंबर पे गिवन दैट लिखना होता है और जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होती है वो आपने लिखनी होती है। अब बोर्ड के पेपर में भी आपने ऐसे करना है, आप यहाँ पे जस्ट बेशक क्वेश्चन का नंबर दे दें, अपना नंबर नहीं, 1 नहीं लिखना, आपका उस सेक्शन में सेक्शन कौन सा है वो लिखें, उसका अंदर से पार्ट क्वेश्चन कौन सा है, फिर उसका पार्ट कौन सा है, सारा क्वेश्चन पेपर वाला आपने यहाँ पे मेंशन करना है। और जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे ये क्वेश्चन पेपर है तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि सेक्शन 1 क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा पार्ट, अगर ये 5 पार्ट करें 5 पार्ट, फिर आप क्वेश्चन बेशक ना लिखें, लेकिन फिर भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें। खैर ये नंबरिंग दी होगी तो आप वो कर सकते हैं। फिर आपका सॉल्व करने का क्या तरीका होना चाहिए कि आपने पहले गिवन दैट लिखना है और गिवन दैट के बाद क्वेश्चन में जो कुछ गिवन है वो लिखना है कि μ4 दिया हुआ है और पूछा क्या हुआ है, ये गिवन दैट में गिवन इन्फॉर्मेशन में लिखना है आपने। फिर उसके बाद फार्मूले पे आना है, वी नो दैट, इन्होंने देखें डायरेक्ट फार्मूले से ही स्टार्ट कर लिया है। तो ये तरीका होता है, पहले आपने गिवन दैट लिखना है, फिर वी नो दैट लिख कर फिर फार्मूला लिखना है। फार्मूला ठीक है इनका कि μ4 आपको 768 दिया गया था और आपने फाइंड करना है μ2, तो μ4 का फार्मूला 3 सिग्मा की पावर 4 होता है। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 10 चैप्टर की प्रॉपर्टीज़ में है कि फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन बराबर होता है 3 सिग्मा की पावर 4 के। अब ये इसके बराबर है तो μ2 हमने फाइंड करना है। इसका ये फार्मूला लिखा, चूँकि सिग्मा की पावर 4 थी ना, तो इसका स्केयर और होल स्केयर कर लिया, इस सिग्मा स्केयर की जगह पे μ2 लिख लिया, क्योंकि हमें ये भी पता है, ये भी हमें उस प्रॉपर्टी से पता है कि सिग्मा स्केयर μ2 के बराबर होता है। उसके बाद इसकी जगह ये वैल्यू लिख ली, इसका स्केयर लिख लिया और 768 डिवाइड बाई इसको 3 को इधर ला के डिवाइड, यानी कि मेन पर्पस आप μ2 की वैल्यू निकालना है। सिग्मा स्केयर क्योंकि μ2 के बराबर है ना, तो इसकी वैल्यू निकालना। 3 को इस पर डिवाइड किया, अब इसका जो है यहाँ पे स्केयर था तो अंडर रूट ले लिया स्केयर ख़त्म करने के लिए, तो ये हमारी ये वैल्यू होगी। और उसको लिखने का भी ये तरीका होता है कि हमने जो चीज़ फाइंड कर ली है, जिनके आंसर को इधर लिखें और उस वैल्यू को जिसकी फाइंड की है उसको इधर लिखना है।
तो मैंने ये 2 मार्क्स के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, 2 में से नंबर दिए हैं, 2 ही दे दिए हैं। लेकिन ये मिस्टेक्स पेपर में करेंगे तो फिर आपको 2 पूरे नहीं मिलेंगे। पेपर की क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रेजेंटेशन भी होती है, तो प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी नहीं थी इतनी, लेकिन आपने सारा मेथड अंदर ठीक किया, आंसर ठीक आया है। फिलहाल मैंने 2 नंबर दे दिए, लेकिन आपने पेपर में ध्यान रखना है। इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द Q1 इसमें दिया गया है, Q3 दिया गया है। फाइंड क्या करना है, इट्स मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सेम पैटर्न पे जिसमें मैंने आपको समझाया कि आपने गिवन दैट लिखना है, Q1 Q3 ये गिवन है, और पूछा क्या गया है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये भी प्रॉपर्टीज़ के कह लें कि फार्मूलाज हैं, 10th चैप्टर की प्रॉपर्टीज़ में ये फार्मूलाज दिए गए हैं। वी नो दैट म्यू इज इक्वल्स टू Q1, यानी कि क्वार्टाइल्स का मीन और स्टैंडर्ड सिग्मा से रिलेशन क्या है। तो म्यू बराबर होता है दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करने से। ये प्रॉपर्टी में ही पीछे है। इसको सॉल्व किया, Q1 Q3 की वैल्यूज पुट की, ये आंसर आ गया। सिग्मा का फार्मूला है Q3 माइनस Q1 ओवर 1.349, या नहीं याद करनी है वैल्यू। इसका ये आंसर आ गया, सिग्मा का ये आंसर आ गया जी। म्यू और सिग्मा दोनों के आंसर आ गए, तो ये 2 का इसके मार्क्स आ गए। एक्सप्लेन द स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस क्या है, द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन अबाउट द अननोन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल डाटा इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस। जी, इन्होंने डेफिनेशन ठीक लिखी है, इसके मैंने 2 नंबर दे दिए हैं। व्हाट इज मेंट बाय अनबाइस्डनेस क्या मुराद है, एन एस्टिमेटर इज सेड टू बी आना था, अनबाइस्ड एस्टिमेटर इफ द, यहाँ पे वैल्यू मिस है, इफ द इधर स्टैटिस्टिक आना था, स्टैटिस्टिक ऑफ या एस्टिमेटर आना था, एस्टिमेटर ऑफ इट्स सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। ठीक है, यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी, यानी कि ये इसकी एक्सपेक्टेशन ली जाए वो बराबर आ जाए थीटा के, तो फिर वो हो गया अनबाइस्ड। 1.5 मार्क्स इसके दिए हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल रीजन की डेफिनेशन ठीक लिखी है। क्रिटिकल रिजेक्शन रीजन स्पेसिफाइज द सेट ऑफ वैल्यूज फॉर विच द नल हाइपोथेसिस इज टू बी रिजेक्टेड। रिजेक्शन रीजन इज आल्सो कॉल्ड अ क्रिटिकल रीजन। ठीक है, रिजेक्शन रीजन को हम क्रिटिकल रीजन भी कहते हैं कि वो ये हमारे पास डायग्राम होती है, उसमें ये एक्सेप्टेंस रीजन होता है, जो आउटसाइड के दोनों रीजन्स होते हैं ना, ये एक साइड का, दोनों भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, वो हमारा रिजेक्शन रीजन में आएगा, उसको हम क्रिटिकल रीजन भी कहते हैं। यही सब कुछ इसमें लिखा है, इसमें 2 नंबर मिल गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ x बार इज इक्वल्स टू 100, सिग्मा इज इक्वल्स टू 8 एंड n इज इक्वल्स टू 64, सेटअप आर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करने का कहा है। तो सेम पैटर्न पर पहले आपको गिवन दैट लिखना है, ये इन्फॉर्मेशन लिखनी है जो क्वेश्चन में गिवन है, फिर उसके बाद बताना है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन म्यू पूछा गया है। ठीक है, अब इसके फार्मूले तक पहुंचना है। तो फार्मूले तक पहुंचने से पहले हमें, आपको पता है ना, 1 माइनस अल्फा बाई 2 की वैल्यू चाहिए होती है। तो 1 माइनस अल्फा 95% था, 0.95, तो इसको इधर ले आए, अल्फा को इधर ले आए, फिर उसके बाद 1 में से माइनस करें, अल्फा को इधर लिख लें, इसको इधर लिख लें, दोनों को 2 पे डिवाइड करें, दोनों को 2 पे डिवाइड किया, फिर 1 माइनस, क्योंकि 1 माइनस अल्फा बाई 2 की फॉर्म बनानी थी ना, तो फिर पहले 2 पे डिवाइड किया, फिर 1 माइनस किया बोथ साइड, तो 0.975 आ गया। 0.975 को आपने जाके किस टेबल में देखना है, जी, इसकी वैल्यू z जब हम इस पर अप्लाई करेंगे तो z 1 माइनस अल्फा बाई 2 याद रखें, फाई इनवर्स ऑफ 1 माइनस अल्फा बाई 2 के बराबर होता है। यानी कि ये फार्मूला होता है z 1 माइनस अल्फा बाई 2 बराबर है फाई इनवर्स 1 माइनस अल्फा बाई 2। ठीक है, ये इसके बराबर होता है, और इसको हमने टेबल नंबर 10 में देखना होता है। अब टेबल नंबर 10 में जाके 0.975 को देखना है। ये देखने का तरीका तो यकीन आपको पता होगा। टेबल नंबर 10 में 0.97 को 5 में जाके देखें। ठीक है, तो 1.96 आपका आ जाएगा। फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन म्यू, ये आपने ये फार्मूला लगाना है, एक्स बार प्लस माइनस z1 माइनस अल्फा बाई 2 सिग्मा ओवर √n, और इसकी जगह पे 1.96 ये आंसर लिखना है। सिग्मा की जगह एक्स बार की जगह वैल्यूज़ इनको सॉल्व करना है। पहले इन दोनों को डिवाइड करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे और एंड में प्लस माइनस करके, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक आंसर आया है। इनका 1.5 मार्क्स दिए गए हैं क्योंकि इन्होंने यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया था पीछे भी।
और नीचे एंड में सिर्फ आंसर नहीं निकालना, साथ लिखना भी है, हेंस रिक्वायर्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन म्यू। इस तरह की जब आप लिखेंगे स्टेटमेंट्स तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, आपने आंसर क्या दिया है। जी 7 इसका है, इन्होंने इनका अपना नंबर है 7 क्वेश्चन का, लेकिन आपने बोर्ड के पेपर में अपने नंबर नहीं लिखने, आपने जो पेपर में नंबरिंग दी गई है वही मेंशन करनी है। N1 इसमें दिया गया है, ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, समीशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, N2 समीशन x2 माइनस x2 बार होल स्क्वायर, और आपने गिवन दैट पहले करके ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी है, ठीक है, गिवन दैट में लिखनी है। फिर वी नो दैट का ये फार्मूला लगाना है, ये SP पूल्ड का फार्मूला है, ये आपके सामने है, ये आपने याद करना है, और सारी वैल्यूज उसमें पुट करके SP का आंसर 2 मार्क्स इसके मिल गए। उसके बाद इफ़ x फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद 25-25, ये 25-25 क्या है, ये आपको पता है वैल्यू होती है म्यू की, और ये आपको पता है वैल्यू होती है सिग्मा स्क्वायर की। तो इसमें म्यू 25 है, सिग्मा स्क्वायर भी 25 है, गिवन दैट करके लिखें, और सिग्मा स्क्वायर अगर 25 है तो सिग्मा फिर 5 होगा, दोनों का अंडर रूट अगर ले लें तो। और मैक्सिमम ऑर्डिनेट पूछा है तो मैक्सिमम ऑर्डिनेट सिर्फ इतना होता है। ये तो फार्मूला बेसिक है ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो x की जगह पे हमने म्यू जब पुट कर दिया तो दोनों आपस में माइनस हो गए, यानी कि 0 हो गए, e की पावर 0 का आंसर होता है आपके पास 1। सिर्फ ये बच जाता है। इन्होंने ये स्टेप बाय स्टेप सारा काम किया है, अच्छी बात है कि आप प्रॉपर सॉल्व करें। इन्होंने स्टेप बाय स्टेप किया है और ये फाइनल में यही रह गया, इस सिग्मा की जगह 5 पुट किया और ये फाइनल आंसर आ गया, इसके 2 मार्क्स मिल गए। डिफाइन सैम्पलिंग एरर, सैम्पलिंग एरर क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द सैम्पल स्टैटिस्टिक एंड पॉपुलेशन पैरामीटर, फ्रॉम द नहीं इसमें आएगा, एंड पॉपुलेशन पैरामीटर, यानी कि सैम्पल स्टैटिस्टिक और पॉपुलेशन पैरामीटर के दरमियान डिफरेंस को हम कहते हैं सैम्पलिंग एरर। इसके 2 नंबर मिल गए हैं। उसके बाद पैरामीटर और स्टैटिस्टिक में डिफरेंस पूछा गया है। अ पैरामीटर इज अ न्यूमेरिकल स्टैटिस्टिक ऑफ, या रिजल्ट भी इसको कह सकते हैं, न्यूमेरिकल स्टैटिस्टिक, ठीक है, ऑफ पॉपुलेशन से जो रिजल्ट निकलेगा उसको हम कहेंगे कि वो सच एज इट्स मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा के पैरामीटर्स हैं। और पैरामीटर्स याद रखें फिक्स होते हैं, क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन एक अकेली पॉपुलेशन है, उससे एक रिजल्ट निकला है तो वो तो चेंज नहीं ना होगा। स्टैटिस्टिक क्या है, अ स्टैटिस्टिक इज अ न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैम्पल मीन सच एज इट्स मीन एक्स बार एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। अब इसमें सिग्मा स्क्वायर नहीं एस स्क्वायर, यानी कि जो हमारे पास होते हैं स्टैटिस्टिक या एस्टिमेटर इसको हम कहते हैं। अ स्टैटिस्टिक इज अ रैंडम वेरिएबल। अब इसके बारे में कहा गया था पैरामीटर के फिक्स होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं, ये रैंडम वेरिएबल होते हैं। रैंडम वेरिएबल का मतलब है कि ये पर्सन टू पर्सन चेंज करें। तो देखें ना, सैंपल बहुत सारे निकल सकते हैं एक पॉपुलेशन से, पॉपुलेशन का एक अकेला रिजल्ट, लेकिन सैंपल बहुत सारे निकले होंगे, रिजल्ट भी बहुत सारे होंगे, तो हर सैंपल में एक डिफरेंट रिजल्ट होगा। दैट्स वाई जो स्टैटिस्टिक है ना, ये रैंडम वेरिएबल है, इसका चेंज होता रहता है बिकॉज इट वेरीज फ्रॉम सैम्पल टू सैम्पल। जी डिफाइन सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट में क्या है, अ सैम्पलिंग इन विच द सैम्पल इज चूजन इन सच अ वे दैट द सिलेक्टेड सैम्पलिंग यूनिट इज रिटर्न टू पॉपुलेशन बिफोर द सिलेक्शन ऑफ नेक्स्ट सैम्पलिंग यूनिट इज कॉल्ड सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। जी ये सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट का फार्मूला है, इसके 2 मार्क्स मिल गए हैं। इसका मैंने 1.5 मार्क्स दिए हैं पिछले में, क्योंकि यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हो गई थी, बाकी ओवरऑल ठीक था। What is meant by bias? Bias का क्या मतलब है? Bias is the difference between the expected value of sample statistic and true value of population parameter. Expected value of t minus theta is equals to, ये क्वेश्चन मार्क 2 नंबर इसके दे दिए गए हैं। गिवन b है y(x) ये है और bxy भी ये दिया गया है, तो r पूछा गया है। ये r का फार्मूला होता है प्लस माइनस अंडर रूट b(y(x). अब दोनों का साइन माइनस है और वी नो दैट ऊपर लिखना है आपने, दोनों का साइन माइनस है, बाहर माइनस लगा दें, अंदर की वैल्यूज पुट करें, मल्टीप्लाई करें, अंडर रूट ले लें, तो ये आंसर आ जाएगा। गिवन एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की 2 प्रॉपर्टीज, इट इज फ्री ऑफ यूनिट फ्रॉम मेजरमेंट, यानी कि यूनिट फ्री होता है। इट इज़ सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, एक्स वाई के लिहाज से सिमेट्रिकल होता है कि आर वाई एक्स बराबर होता है एक्स आर एक्स वाई के। 2 नंबर इसके दे दिए गए हैं। जैसे अगर आप 3 भी लिखते हैं तो भी अच्छा ही इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पे, चेक करने वाले पे। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर क्या है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर स्टेट दैट इज द बेस्ट फिटेड रिग्रेशन लाइन इज दैट हुज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल इज मिनिमम। जी इसके 2 नंबर दे दिए, 1.5 मार्क्स दिए हैं क्योंकि इसमें थोड़ी मिस्टेक्स हो गई हैं, बाकी ठीक है।
इसमें गिवन इन्फॉर्मेशन ये है और ये पूछा गया है, तो ये दोनों इसके फार्मूले, इसमें भी आपने गिवन दैट, वी नो दैट वगैरह लिखना है। 2 नंबर इसके पूरे दे दिए हैं, लेकिन आपने पेपर में, बोर्ड में ऐसा नहीं करना। और ये फार्मूला है बी वाई एक्स का और ये बी एक्स वाई का फार्मूला है। इन दोनों में ये सारी इन्फॉर्मेशन पुट की और ये आपके रिजल्ट्स निकल आए हैं। उसके बाद टाइम सीरीज़। टाइम सीरीज़ क्या है? अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट आर कलेक्टेड अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टाइम सीरीज़। ठीक है, इसके 2 नंबर दे दिए गए हैं। सेकुलर ट्रेंड, अ लॉन्ग टर्म इंक्रीज और डिक्रीज दैट शोज द जनरल टेंडेंसी ऑफ डाटा इज कॉल्ड सेकुलर ट्रेंड। जी, डेफिनेशन ठीक है, साथ इसकी कोई ना कोई एग्जांपल आपने ज़रूर लिखनी है सेकुलर ट्रेंड की, वहाँ पे बुक में लिखी हुई हैं। तो 1.5 मार्क्स दिए हैं। एग्जांपल वगैरह लिखने से आपको फुल मार्क्स 2 मार्क्स मिल जाएंगे। सिग्नल क्या है? अ सिस्टमैटिक कंपोनेंट ऑफ वेरिएशन इज कॉल्ड सिग्नल। इसके 2 नंबर दिए गए हैं। डिफाइन द मूविंग एवरेज मेथड, इसमें ये लिखा है मूविंग एवरेज मेथड, इसमें कुछ आगे से थोड़ा मिसिंग लग रहा है, तो 1.5 मार्क्स दिए गए हैं, बुक में आप जाकर देखें। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? अ करेक्टरिस्टिक दैट कैन नॉट बी मेजर्ड न्यूमेरिकली इज कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। ये भी 2 नंबर दे दिए गए हैं। नॉइस एंड अनसिस्टमैटिक कंपोनेंट ऑफ वेरिएशन इज कॉल्ड नॉइस। ये सिग्नल नॉइस की वैसे इकट्ठी डेफिनेशन आती है, यहाँ पे सेपरेट आई है। 2 नंबर दे दिए गए हैं। टोटल शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आपको 44 में से 41 मार्क्स हैं, यानी कि अच्छे मार्क्स हैं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस पे आते हैं, जो कि 24 मार्क्स का पेपर था, लेकिन इनकी 24 में से सिर्फ 5 मार्क्स आए हैं। शायद ये टाइम कम दिया गया था, तो उस लिहाज से ये हो गया है। आपने पेपर बोर्ड में अपना टाइम को बड़ी अच्छी तरीके से मैनेज करना है। वॉच आप साथ लेके जाएं और उस पे टाइम मैनेज करें कि इतने टाइम में मुझे ये ख़त्म करना है, इतने टाइम में ये ख़त्म करना है, क्योंकि आपको तकरीबन सिर्फ 2.5 घंटे दिए जाएंगे, क्योंकि आपका 100 नंबर का पेपर नहीं है, आपका 85 मार्क्स का पेपर होगा, तो तकरीबन 2.5 घंटे होंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव भी शामिल होगा। तो आपने बड़े ध्यान से टाइम को मैनेज करना है। अभी लॉन्ग क्वेश्चन है फॉर अच्छा, अभी लॉन्ग क्वेश्चन पे इन्होंने बड़ी मिस्टेक्स की हैं टेबल देखने में, वो मैं आपको बता देती हूँ। फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू इज इक्वल्स टू 50 एंड सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 फाइंड, गिवन दैट, ये गिवन इन्फॉर्मेशन है कि म्यू दिया हुआ है, सिग्मा दिया हुआ है, ये पूछा हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 50। अब एक्स को भी जेड में कन्वर्ट करना है, इस तरह भी करना है, माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा, माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा। ये जेड हो गया, इसको ये लिख लिया, ग्रेटर आ गया, ये भी आ गया। अब ये होता है ना फार्मूला इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन ए, फाई ऑफ इसके बराबर होता है। तो याद रखें, इसको हमने टेबल नंबर 9 में देखना होता है। ये जो फाई होता है ना, फाई इन्वर्स होता तो उसको टेबल नंबर 10 में देखना था, फाई है तो टेबल नंबर 9 में। अब इन्होंने यहाँ पे इसको टेबल नंबर 7 में देखा है। टेबल नंबर 7 में याद रखें नहीं देखना आपने इन क्वेश्चंस को, टेबल नंबर 9 में देखना है फाई को, और फाई इन्वर्स को आपने टेबल नंबर 10 में देखना होता है। तो टेबल नंबर 9 में इसकी 5 की वैल्यू ये आती है, इनकी टेबल नंबर 7 के अकॉर्डिंग ये वैल्यू है, जो कि रॉन्ग है। तो इसी तरह लेस में भी उन्होंने यही मिस्टेक की है टेबल देखने की, बाकी ठीक है। लेस में ये आया और इसका फार्मूला लगाया, इसको भी टेबल नंबर 9 में देखना था, जो कि इन्होंने 7 में देखा है, गलत आंसर। तो 4 नंबर का ये क्वेश्चन था, तो मैंने 4 में से सिर्फ 2 नंबर दिए हैं, क्योंकि दोनों टेबल्स को गलत देखे गए हैं। सेकंड इसी का पार्ट है, इफ़ z इज़ फॉलोज नॉर्मल विद 0 1 देन फाइंड, ये फाइंड करना है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन -2 एंड लेस देन 2, तो आपको पता है फार्मूला क्या होता है, फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a। अब इसको भी जाके टेबल नंबर किससे देखना था, इसको जाके टेबल नंबर 9 में देखना था। 9 के अकॉर्डिंग ये वैल्यूज़ आई हैं, लेकिन उनकी 7 के अकॉर्डिंग ये वैल्यूज़ हैं, जो कि गलत हैं, ये गलत है। तो इसमें 4 में से सिर्फ 1 नंबर दिया गया है, क्योंकि इन्होंने टोटली फार्मूले में मिस्टेक कर दी है, इसमें टेबल देखने में। टेबल नंबर 9 में देखते हैं फाई की वैल्यू, ना कि 7 में। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x एंड हेंस एस्टिमेट y इफ x इज इक्वल टू 12, आल्सो प्रूव दैट समीशन y माइनस वाई हैट इज इक्वल टू 0। तो इसमें 2-3 चीज़ें पूछी गई हैं कि एक तो इक्वेशन पूछी गई है, ये इक्वेशन y वो उन्होंने फाइंड कर ली है। दूसरा पूछा गया था कि एस्टिमेट करें y फॉर x इज इक्वल टू 12, ये इन्होंने नहीं फाइंड किया। आल्सो प्रूव करने का कहा गया था कि समीशन y माइनस वाई हैट इज इक्वल टू 0, ये भी इन्होंने फाइंड नहीं किया। तो लाइन निकालने के लिए आपको पता है कि y ऑन x के लिए पहले b निकालना है, b का ये फार्मूला है, ठीक है। फिर a निकालना है, a का ये फार्मूला है। फिर x y को मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर किया, इनको सम किया,
ये वैल्यूज़ यहाँ पे सारी पुट करती हूँ बी की, ठीक है। बी की सारी वैल्यूज़ पुट करती हूँ। बी यहाँ पे लिखा वाई बार एक्स बार, ये सारी वैल्यूज़ पुट की, ए का आंसर आ गया। अब ए और बी का आंसर यहाँ पे पुट किया इन्होंने और ये रिग्रेशन लाइन निकल गई। अब इसी रिग्रेशन लाइन में एक्स की जगह पे बारी बारी ये सारी वैल्यूज़ रखनी थी, तो आपके पास वाई हैट का कॉलम ये बन गया, ठीक है। कि इन्होंने बना लिया वाई हैट का कॉलम, लेकिन अब वाई माइनस वाई हैट का कॉलम बनेगा तो इसका सम हम करेंगे तो ये ज़ीरो आना चाहिए हमारा इसको फाइंड करने के लिए, ठीक है। ये कंप्लीट नहीं हो सका और इसी इक्वेशन में एक्स की जगह पे ये 12 पुट करना था, तो जो वाई हैट का आंसर था वो भी पूछा गया था। तो इसमें क्योंकि ये कंप्लीट नहीं किया गया इसलिए 4 में से 2 मार्क्स आए हैं। और इस तरह और बाकी क्वेश्चन इन्होंने अटैम्प्ट नहीं किए, छोड़ दिए हैं, वही टाइम की कमी होगी। और अब 24 में से 5 मार्क्स इनके आगे हैं। टोटल यहाँ पे किए गए हैं 11 मार्क्स एमसीक्यूज़ में, 41 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में और 5 लॉन्ग में। टोटल मिलके 57 इनके हो गए हैं, जो कि हैं 85 मार्क्स में से 57 मार्क्स। बहुत बुरे रिज़ल्ट नहीं हैं और बहुत अच्छे भी नहीं हैं, बस ठीक अच्छे रिज़ल्ट हैं। आई होप अगर टाइम थोड़ा ज़्यादा मिल जाता तो आप इसको मज़ीद बेहतर कर सकती थी, लेकिन जो जो मैंने इसमें आपको बताया है उसमें आप वो इम्प्रूव करें, बाकी आपका ओवरऑल पेपर अच्छा है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।